ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए, हम लोग लेक्चर शुरू करने के पहले एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है। जिन बच्चों ने अभी भी अगर कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी हम लोग यहाँ आ सकते हैं और सारे सब्जेक्ट चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वी आर रनिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। और फिर जो आपका छूटा हुआ है एक्स्ट्रा क्लास लेकर के वो हम लोग कवर करेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग को जो कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो आप नोट कर लीजिए। इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9415614156। और ये कोचिंग सिविल लाइन्स से पत्रिका चौराहे के पास में है। वो गूगल पे अगर आप संजय पांडे क्लासेस डालेंगे तो एड्रेस आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। नंबर हमने बताई दिया आपको 9415614156, ठीक है। चलिए, हम लोग पीरियोडिक टेबल का चैप्टर चल रहा था। पीरियोडिक टेबल में आज हम लोग लेक्चर 8 पर आ गए। 7 लेक्चर हो चुके थे। आज हम लोग लेक्चर 8 में डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू करेंगे। तो कॉपी में हेडिंग करिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसको शुरू करने के पहले एक वर्ड हमको देखना है जो इसमें जरूरत पड़ रहा है। जैसे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट हमारी होती है, जैसे ये न्यूक्लियस हम लोगों ने किया, सेंटर पे न्यूक्लियस है और ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टीमेट सेल। आउटरमोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टीमेट सेल, इसको अल्टीमेट सेल कहते हैं। फिर इसको देखिए, इस शेल को क्या कहा जाए? इनर आउटरमोस्ट। ये इनर आउटरमोस्ट। अगर इस वाली शेल को हम nth शेल कहते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ, जो नहीं, n का मतलब nth मतलब जो अल्टीमेट शेल है। जैसे n का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। तो फिर इसको क्या कहें? इसको n-1 कहें। फिर n-1, ठीक है। ये एज इट इज कॉपी करिए, जरा बनाइए पहले इसको। सेंटर पे न्यूक्लियस बनाइए, हाँ, डी ब्लॉक पे सेंटर पे न्यूक्लियस बनाइए और आउटरमोस्ट ऑर्बिट 2 शेल बनाइए। पहले जो सबसे बाहर वाली शेल है, इसी को नाम लिखिए इसका आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल, या दूसरा नाम था उसका अल्टीमेट शेल। आउटरमोस्ट शेल और अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल। और नंबर की फॉर्म में इसी को nth शेल कहेंगे। स्मॉल n लेकर के th लगा दीजिए, nth शेल, nth शेल। फिर इसके अंदर वाली शेल पे जाइए, ऐसे एरो बनाइए, एरो बनाइए। इसका नाम क्या? इनर आउटरमोस्ट। लिखिए इनर आउटरमोस्ट शेल। दिस विल बी कॉल्ड इनर आउटरमोस्ट, इनर आउटरमोस्ट। या इसी का दूसरा नाम लिखिए पेनल्टीमेट शेल, PENULTI, पेनल्टीमेट शेल। इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल। नंबर में कैसे लिखेंगे? n-1 हो जाएगा, n-1। तो अब बताइए पहले, पेनल्टीमेट सेल किसको कहते हैं? इनर आउटरमोस्ट ऑर्बिट को, ठीक है। और आगे जब हम लोग एफ ब्लॉक पे आएंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक और सेल बनाइए अंदर इसके, हाँ, n-2 हो गया, ये n-2 हो गया। इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, ANTE, ANTI स्पेलिंग नहीं है, ANTE, एंटी पेनल्टीमेट। दिस इज कॉल्ड एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। और डिजिट में लिखेंगे n-2, n-2। तो अब जरा डेफिनेशन देखिए। अभी इसके पहले हम लोगों ने जब S और P को डिफाइन किया था, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन कहा था, तो उसमें हम लोगों ने ये किया था, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू S ऑर्बिटल ऑफ द अल्टीमेट शेल, उसको S ब्लॉक एलिमेंट कहा था। और फिर यहां पर आए तो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू P ऑर्बिटल ऑफ द अल्टीमेट शेल विल बी कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन जब D पर आते हैं
तो इस शेल की हमने हेल्प लिया, क्या नाम है इसका, पेनल्टीमेट शेल। अब ध्यान से सुनिएगा, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। अभी पहले सुन लीजिए, हाँ दोज एलिमेंट्स हैं, हाँ अभी एक डेफिनेशन नोट करेंगे, पहले देख लीजिए। पेनल्टीमेट वर्ड तो समझ में आया कि पेनल्टीमेट कहते हैं किसको हैं। पेनल्टीमेट में जो डी ऑर्बिटल होगा उसमें जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। फिर से देखिए क्या डेफिनेशन हो गई, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब एस और पी ब्लॉक में अल्टीमेट शेल लिया जाता है, डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट शेल लिया जाता है, और नाम तो इसी की हेल्प से आ रहा है, एस पी और डी और लास्ट में आएगा तो एफ ऑर्बिटल। मतलब जो ब्लॉक का डिवीजन किया गया वो तो इसके हिसाब से किया गया, एस में जाएगा तो एस ब्लॉक हो गया, पी में जाएगा पी हो गया, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक हो गया। लेकिन अब हमको रटना है कि कहां का डी, पेनल्टीमेट शेल का डी। तो हमें डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, डेफिनेशन नोट करिए, डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन अब आपको समझ में आएगी। डेफिनेशन करिए, दोज एलिमेंट्स in which the last electron goes into d orbital of the penultimate d orbital of the penultimate or inner outermost shell, penultimate or inner outermost shell are called d block elements, फिर हेडिंग करिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हेडिंग करके फिर एक्सप्लेनेशन पहले ऑब्जर्व करिए। अब देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमको दो शेल की जरूरत पड़ रही है। कौन कौन सा? हाँ, अल्टीमेट शेल और पेनल्टीमेट शेल। अच्छा, जो आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल और डी ऑर्बिटल कहां पे होता है? पेनल्टीमेट पे लिया जाता है। जैसे जब कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो 4s के बाद 3d आता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग अच्छा इन दोनों को मिला करके वैलेंस शेल कहा जाता है। एक डिफरेंस देखिए, जब हम लोग एस और पी ब्लॉक में होते हैं तो केवल आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल कहा जाता है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में दो शेल्स हैं जिनको मिला के वैलेंस शेल कहा जाता है। कौन कौन सी? तो ये आउटर मोस्ट एंड इनर आउटर मोस्ट। तो जब अच्छा अभी एक प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वेरिएबल वैलेंसी है। वेरिएबल वैलेंसी क्यों है? क्योंकि इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन दो शेल से पार्टिसिपेट करता है, यहां से भी करता है, आउटर मोस्ट से भी करता है, इनर आउटर मोस्ट से भी करता है, इसलिए दो वैलेंसी दिखाता है। तो अभी क्वेश्चन हमारा आगे आएगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी। हम लोगों ने एस ब्लॉक में शो किया था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंसी डेफिनिट वैलेंसी होती है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, डी में दो जगह से पार्टिसिपेट करता है। तो हम क्या करेंगे, जब डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको दो शेल दिखानी पड़ेगी, एक अल्टीमेट शेल, दूसरा पेनल्टीमेट शेल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके नीचे लिखे अल्टीमेट शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो शेल आएगी, अल्टीमेट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखे NS1
और NH2, या तो S में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, NH1 और NH2, NH1 और NH2। फिर अगले लाइन लिखिए पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। अब देखिए अंदर की सारी शेल कंप्लीट है, तो लिखिए N-1 S2, अंदर का S पूरा भरा हुआ है, N-1 S2, फिर अंदर का P पूरा भरा है, N-1 P6, N-1 P6, और D के अंदर N-1 D1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। ठीक है, बिना देखे कॉन्फ़िगरेशन बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट का। हाँ, एंड नहीं और, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अब कैसे पता कब 1 जाएगा कब 2 जाएगा? नहीं, हमने यहां पे और लिखा है, और का मतलब क्या होता है? नहीं भाई, ऐसे नहीं, और नहीं, और का मतलब है या, वो तो आपने बताया वो तो एंड था, या तो NS1 होगा या NS2 होगा जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वो इस पे डिपेंड करेगा। अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन किया तो देखिएगा, एक ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए जरा, ये d ऑर्बिटल है 1 2 3 4, d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल रहेंगे d सबसेल में? 5, तो मैंने 5 बना दिया। देखिएगा जरा 1 2 3 4, इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए और इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, दोनों को देख के बताना कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। हमने एक इलेक्ट्रॉन इसका उठा करके 1 2 3 4 डी में डाल दिया, सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल, कैसे पता? रूल का नाम बताइए, रूल का नाम बताइए, किस रूल से ये मोर स्टेबल हुआ? ये हुंस रूल था, HUND, ये हुंस रूल से ज़्यादा स्टेबल है। हुंस ने बताया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो अब देखिए जरा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन था ये था S2 और D क्या था? D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या हो गया? ये हो गया S1 D5 हो गया। तो आप देखिए जरा, अभी जो हम लोग ये कह रहे थे NS1 और NS2, NS1 कब होगा? जब D में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, D में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या D में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो उसमें उस कंडीशन में क्या करेंगे? S का एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर D में डाल देते हैं। तो जब D में डालते हैं तो या तो ये D5 बन जाएगा या D10 बन जाएगा, विच इज मोर स्टेबल। इस कंडीशन में NS1 किया जाता है और नहीं तो NS2 रहता है। तो आपको पता रहे कब NS1 करते कब NS2 करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखिए, 21SC स्कैंडियम एलिमेंट है, 21SC। और देखिए एक चीज रट लेते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप 1s2 2s2 ऐसे पूरा लिखिएगा, लेकिन अभी अगर हमको क्लास में करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो एक चीज हमने रट लिया, 4s2 पे एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसको रट लीजिए। 20 तक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 4s2 का मतलब इसके पहले की सारी ऑर्बिट कंप्लीट है, 1s2 2s2 2p6 करके ऐसे। तो जब 4s2 तक आएंगे तो एटॉमिक नंबर 20 हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमको 21 पे आना था,
तो 21 लिखने के लिए हमने डायरेक्टली 4s2 से स्टार्ट कर दिया। एग्जाम में आएगा तो 1s2 2s2 पूरा करेंगे, लेकिन यहां पे हमने देखे हमको पता है 20 तक कितना होता है 4s2। अब 4s के बाद क्या आएगा 3d आता है। तो अब बचा कितना 20, तो यहां पे हो गया एक ही बचा, तो हमने 3d1 कर दिया। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। स्कैंडियम का हो गया 4s2 3d1, 4s2 3d1, 3d1। फिर दूसरा लिखिए 23 का लिखिए, 23 वेनेडियम होता है, तो 4s2 तो 20 हो गया। उसके बाद 3d कितना बचा 3d3 हो गया, लिखिए 3d3 हो गया, 3d3 हो गया। अब एक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जो आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। ये 29 का लिखना है आपको। 29 एलिमेंट कौन सा होता है कॉपर होता है। लिखिए एटॉमिक नंबर 29 Cu का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 1s2 से स्टार्ट करिए जरा। हाँ बहुत अच्छा, हाँ पूरा नहीं डायरेक्टली 4s2, ये तो अंडरस्टूड रहेगा, मान के चले 1s2 2s2 तो कर ही लेंगे आप। हमने 4s2 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 4s2 के बाद कितना बचा, बहुत अच्छा 3d9, 3d9। अब देखिए वही कंडीशन आ गई। हाँ बोले, बहुत अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन उठा करके डी में डाल दें, ऐसा क्यों, तो ये 3d10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अलर्ट रहिएगा, एग्जामिनेशन में अगर आपसे क्वेश्चन किया कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 4s1 3d10 ये लिखेंगे। बट अगर एग्जामिनेशन पूछा कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में बताइए, तो फिर ये लिखा जाएगा। तो 2 लिखे, ये लिख करके ब्रैकेट में लिखे ग्राउंड स्टेट। 4s2 3d9 इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और फिर उसके नीचे लिखे 4s1, या कॉपर लिख करके उसी को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, मतलब कॉपर के 2 कॉन्फ़िगरेशन। पहले जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे क्या 4s2 3d9 ये क्या था, तो ये ग्राउंड स्टेट था, ये ब्रैकेट में हमने लिखा ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10, इसका नाम लिखिए एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो फिर से देखिए, हमने कहा कुछ नहीं कहा, खाली बस कहा कि कॉन्फ़िगरेशन बताइए कॉपर का, तो कौन सा, नहीं नहीं कुछ नहीं कहा, खाली कहा व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, हाँ 3d10, तो फिर इसी को लेते हैं। और अगर वो कह दिया उन्होंने कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में बताइए, तब फिर उसको आप लिखेंगे, लेट रहिएगा इसके लिए, क्योंकि इसी से हम लोग सारी वैलेंसी काउंट करेंगे, इसी से कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट से। तो अब डी का कोई भी आएगा तो आप कर लीजिएगा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाइए, वेरिएबल वैलेंसी। नंबर 2 लिखिए वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी। आप जरा देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया था कि जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसी होती है, फिक्स डेफिनिट होती है, 1 होती है या 2 होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंसी कैसी है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल होती है। तो अब क्वेश्चन हो जाएगा व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिट वेरिएबल वैलेंसी, बिकॉज, हाँ बोले, हाँ बहुत अच्छा, बिकॉज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट फ्रॉम 2 शेल्स, अल्टीमेट शेल एंड पेनल्टीमेट से, दोनों से पार्टिसिपेट करता है, इसलिए आता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट
variable valencies, variable valencies because in these elements, during the chemical bonding, electrons participate from ns orbital, मतलब आउटरमोस्ट के s ऑर्बिटल से ns ऑर्बिटल, as well as from n-1 d orbital, n-1 d orbital। तो बताइए डी ब्लॉक में कहां से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? हाँ, अब उसको और एक्सप्लेन करके बताइए, ns ऑर्बिटल क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा, n का मतलब अल्टीमेट हो गया, तो आउटरमोस्ट या अल्टीमेट शेल का s ऑर्बिटल वहां से पार्टिसिपेट करेगा, और n-1 को क्या कहेंगे? पेनल्टीमेट शेल का कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। क्यों वेरिएबल शो करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो शेल से पार्टिसिपेट करता है, आउटरमोस्ट से भी करता है, इनर आउटरमोस्ट से भी करता है। तो एग्जांपल लिखिए, 26Fe का कॉन्फ़िगरेशन करना आयरन का, 26Fe। तो 26 का शुरुआत हम 4s से शुरू करते हैं, 4s2 पे कितना आया? पे 20 हो गया। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं हमको, बहुत अच्छा, 3d6 हो गया, बस हो जाएगा। तो 4s2 3d6। अब हाँ, ये मान के चलते हैं कि आप 3p6 तक प्रैक्टिस करके रखेंगे एग्जामिनेशन में। हालांकि टीचर ऐसे भी करे तो गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको बताना पड़ता है कि हमें क्या क्या आता है। एग्जामिनेशन हॉल में टीचर को आपकी जिम्मेदारी, आपकी कॉपी वहां पर होती है, आप नहीं होते वहां पे। तो आप कौन हैं वो अपनी कॉपी के हेल्प से बताएंगे हम कौन हैं। तो जितना आता है आप बताइए। तो 1s2 2s2 2p6 ऐसे बोल के बताइए। 1s2 ना फिर से बोले, 1s2 के बाद 2s2। हाँ नहीं, 2p6 आपने बोला। हाँ, 2p6 3s2, बस यही सुनना चाह रहे थे। मतलब जैसे हम लोगों ने क्या किया कि 4s से डायरेक्टली शुरू कर दिया, तो हम ही चाह रहे हैं 4s पे कितना आता है, 4s2 पे कितना, 20 तक 4s2 होता है। रट लिया हमने, क्योंकि देखिए क्लास 10th में होता है तो 281 283 ऐसे हो जाता है। अब हमको SPDF के फॉर्म में 11th पे करना है। अब 281 नहीं चलेगा, अब हमको नहीं तो ब्लॉक कैसे बताएंगे? अगर हमने ये कौन सा एलिमेंट है बताइए, 281, इस एलिमेंट का नाम बता सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। सोडियम है ये, बहुत अच्छा, 11 तो सोडियम होता है। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन से आप बता सकते हैं किस ब्लॉक में है ये एलिमेंट? कैसे बताओ? नहीं, यहां से देख के, यहां से नहीं बता सकते। यहां से तो खाली ये पता लग रहा है कि ये 3rd पीरियड का है बस, क्योंकि 3 शेल्स आ रही है। ये पता लगा 3rd पीरियड का एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप में है, ये भी पता लग रहा है। पीरियड पता लगे, लेकिन ब्लॉक नहीं पता लग रहा है। ब्लॉक बताने के लिए आपको ये किस ऑर्बिटल में है उसका नाम बताइए जरा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए SPDF के फॉर्म में। इस वाले लास्ट इलेक्ट्रॉन, 11th इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए सोडियम के। 3s1। देखिए इसको जरा फिल करिए SPDF में। तो ये हो गया 1s2। फिर आगे चलिए, 2s2,
2p6, ये देखिए, तो ये मिला के कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन s में गया, 6 इलेक्ट्रॉन p में गया, ऐसे मिला के हो गया। तो हम चाह रहे इसकी प्रैक्टिस खूब बढ़िया सा करिएगा, मतलब इसको खूब बार बार रिपीट करिए। 1s2, 2s2, 2p6, फिर आगे बोलिए, ये अभी रुक जाइए, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। 1s2, 2s2, 2p6 तक 10 हो गया, ठीक है। फिर 3s2 पे कितना हो गया, 12 हो गया। और फिर 3p6, हाँ 18 हो गया। इतना हम लोग रट लेते हैं, क्योंकि इतना लिख नहीं रहे हम लोग डायरेक्टली कहां शुरू कर रहे हैं, 4s2 से शुरू कर दे रहे हैं, 4s2। तो 18 ये और 2 ये मिला के 20 हो गया। तभी हमने कहा कि 4s2 पे 20 आता है। तो जब एग्जाम में आएगा तो ये आप लिखेगा, हम लोग डायरेक्टली 4s2 से शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अलर्ट रहिएगा, वो प्रैक्टिस करते करते आपको लर्न हो जाएगा। तो कॉपर नहीं, हम लोग आयरन कर रहे थे, तो आयरन पे गए हम, 4s2 and 3d6 हो गया, 4s2 3d6। अब देखिए जरा, उसके नीचे आप ऐसे लिखे Fe2 प्लस 26, लिखिए Fe2 प्लस, मतलब आयरन से मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाला उससे से। अब रुक जाइए जरा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकालेंगे, आउटरमोस्ट के किस ऑर्बिट, आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन बताइए जरा। अभी तो लिखा है कॉपी में, अच्छा वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, आयरन के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बहुत अच्छा, हाँ 4s2 3d6। अब नई चीज यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, हाँ आप इसको अलर्ट रहिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन पहले ns से निकालते हैं, पहले ns से निकालते हैं। तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां से निकाल दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन बताइए। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया फिर, अरे ये निकाल दीजिए बस, हाँ 3d6 हो गया। तो लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन 3d6, किसका कॉन्फ़िगरेशन है ये, Fe2 प्लस का, Fe2 प्लस का। और इसको क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं, Fe2 प्लस को फेरस, Fe2 प्लस इज कॉल्ड फेरस। फिर इसके अगले स्टेप पे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो लिखिए 26 Fe3 प्लस, 26 Fe3 प्लस 3d5, बहुत अच्छा। अब S का तो पहले निकाल चुके थे ना हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन D से निकाला हमने। फिर इसका नाम लिखिए फेरिक, इसका नाम लिखिए फेरिक। एक एग्जाम्पल और करिए जो एग्जामिनेशन में मिलेगा, कॉपर का लिखिए, पहले कॉपर लिखिए 29Cu, 29Cu कॉन्फ़िगरेशन बताइए ना, गलत हो गया, 4s1, 4s2 तो ग्राउंड स्टेट में जाएगा, तो लिखिए 4s1 3d10, 4s1 3d10। फिर अगले स्टेप में 29Cu प्लस, क्यूप्रस का कॉन्फ़िगरेशन, Cu प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3d10, बहुत अच्छा। 4s से निकालेंगे पहले, तो हो गया 3d10। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क के एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा आपको, हाँ कॉपर को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, कॉपर को एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा आपको। ये ब्रैकेट में नाम लिखिए क्यूप्रस, फिर आगे लिखिए 29Cu2 प्लस, 29Cu2 प्लस। अब कहां से निकालेंगे, हाँ D से निकाल दीजिए, तो हो गया 3d9,
दिस बिकेम 3d9 और नाम हो गया क्यूप्रिक, नाम हो गया क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, थर्ड प्रॉपर्टी मेटालिक कैरेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। अब जरा देखिए 9th और 10th में हम लोग मेटल किसको कहते थे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट? ये रिकॉल करिए, मेटल किस एलिमेंट को कहते थे? कुछ याद आता है? दोज एलिमेंट्स इन विच 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, उनको मेटल कहते थे। जब इलेक्ट्रॉन हमने ये किया 1, 2 और 3, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा? हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि गेन करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको, और अगर एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है तो ये क्या है? तो ये मेटल है। तो इसका मतलब कि मेटल के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जितने कम होंगे मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा रहे, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मेटल, अब बताइए विच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स? दोज एलिमेंट्स इन विच आउटरमोस्ट ऑर्बिट देयर आर 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको मेटल कहा जाता है। और अगर इसी का हमने क्या किया 5, 6, 7, अब ये नॉन मेटल हो गया। अब ये लूज नहीं करेगा, अब ये गेन करेगा। तो अगर टेंडेंसी गेन करने की ज्यादा है तो ये नॉन मेटल हो गया। तो जो हमने क्वेश्चन आपसे किया था कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट हाउ विल यू डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल, बताइए। और तेज बोली, यहां तक सुनाई पड़े। हाँ, हिंदी बोलिए, कैसे बोलिए? जी, हम आपको माइक देते हैं इसमें, तो तभी तो बोलेंगे अच्छे से। कैसे बोलेंगे अच्छे से? जब आप डू द थिंग यू फियर विद, जिस चीज से डर लगता है वही करिए, तो उससे क्या होगा? डर खत्म हो जाता है, डर जाता है। तो वही मैंने कहा, डू द थिंग यू फियर विद एंड द डेथ ऑफ फियर इज डेफिनेट। ठीक है, चलिए ऐसे बोलिए, माइक लीजिए हाथ में। जिस इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब जिस आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन में 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विड्रॉ हो सकते हैं। नहीं भाई, आप रेचल को दीजिए माइक। हाँ, ये दीजिए रेचल। Those elements in which the outermost in the outermost shell there are 1, 2 or 3 electrons present. बस अब क्लैप कर दीजिए रेचल के लिए। हाँ, बहुत अच्छा है ना। ये कहा those elements in which outermost orbit there are 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिन एलिमेंट के आउटरमोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स। उसी तरह से नॉन मेटल के लिए क्या कहा जाए? दोज एलिमेंट्स, हाँ फिर से बोलिए, नॉन मेटल को डिफाइन करिए। Those elements in which the outermost shell has 5, 6 or 7 electrons. नॉन मेटल, बहुत अच्छा। अब इसमें हम बोलिए, नॉन मेटल को बोलिए। Those elements in which 5 or 6 or 7 electrons in the outermost non-metals. ठीक है, हाँ एक बार क्लैप कर दीजिए स्नेहा के लिए भी, बहुत अच्छा। देखिए कुछ नहीं करना है, हम लोग का जो ये फियर होता है, ये बाई बर्थ होता है कि कल्टीवेटेड होता है? बाई बर्थ होता है कि कल्टीवेटेड होता है कि लर्नड होता है? ये लर्नड है। इट इज अ नेगेटिव इमोशन। अच्छा, जितने भी हमारे इमोशंस हैं
बाई बर्थ वी आर बॉर्न विद अ पॉजिटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशंस, ऑल नेगेटिव इमोशंस आर लर्न्ड, इसको याद रखिएगा। जब हमको भगवान पैदा करता है कोई नेगेटिव इमोशन देकर नहीं पैदा करता है, सारे पॉजिटिव इमोशन देकर के पैदा करता है। कभी आपने सुना कि उनको नेगेटिव बेबी पैदा हो गया? नेगेटिव इंसान सुना, बड़ा नेगेटिव इंसान है यार, ये तो सुना है, लेकिन नहीं सुना कि नेगेटिव बच्चा पैदा हो गया उनको, नहीं ये नहीं सुना, क्योंकि बच्चा तो पॉजिटिव ही होता है ना, छोटा बच्चा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। ये जो होता है छोटे बच्चे के अंदर ये होता है क्या? नहीं होता। कैसे पता? क्योंकि वो तो सांप ऐसे पकड़ लेता है, छोटा बच्चा सांप पकड़ लेता है। हो सकता है आपको शंकरगढ़ का नाम पता हो, यहाँ से 40 किलोमीटर है शंकरगढ़। वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे सांप से खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। जैसे नहीं सांप वाले सपेरे नहीं होते हैं, तो वो उनका प्रोफेशन होता है, तो वो लोग सांप पाल कर रखते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। जैसे अभी नाग पंचमी वगैरह होती है तो लोग पैसा देते हैं ना, तो वो ले आकर दिखाते हैं, तो हम तो दूरी से प्रणाम करते हैं, लीजिए पैसा लीजिए, वहीं दिखा दीजिए आप। अरे उसका क्या भरोसा यार, उसको हेलो करने का मूड हो जाए तो, और कह रहे नहीं काटेगा हमको, नहीं भाई आप दूर से रखिए, वही दिखाइए। अब वहीं से उसने कुछ भी अगर थोड़ा भी मूड उसका हो गया कि आज तो हमें थोड़ा प्यार करने का मन हो रहा है ना, वहीं से कर दिया। लेकिन उन लोगों को डर नहीं होता है। ये जो फियर है इसको देखिए क्या कहते हैं, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल इज कॉल्ड फियर। फियर नाम की कोई चीज होती नहीं है। फियर क्या है? फॉल्स एविडेंस। कोई गलत चीज आपको सही लग रही है, उसी को फियर कहते हैं। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल इज कॉल्ड फियर। फियर वर्ड कोई वर्ड ही नहीं है। भाई आपको पानी से डर लग रहा है और कोई दिन भर पानी में स्विमिंग करता है, तो पानी इज नॉट द प्रॉब्लम। भाई आपको डर लग रहा है डजंट मीन कि पानी डरावना है, पानी डरावना नहीं है, आपको डर लग रहा है पानी से, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, आपके डर को कैसे खत्म करें? खाली आपको पानी में हम ढकेल दें बस, और कुछ न करें। जैसे आप गिरे, अब सारा डर आपका खत्म हो गया। पहले कहते डूब जाएंगे डूब जाएंगे डूब जाएंगे, इसलिए नहीं कूद रहे थे। अब वो वहाँ कोच खड़ा था बगल में, पहली बार उतना पानी नहीं था, जानबूझ के आपको वाले डर लग रहा था कि नहीं डूब जाएंगे, और आप देखें तो आप तो खड़े हैं, अरे जिंदा है तो आपको लगा नहीं अच्छा ठीक है, अगली बार से मजा आने लगा। फिर खुद ही आप ऐसे ऐसे करने लगे तो देखा अच्छा हाँ हम तो तैर रहे हैं, बस स्विमिंग चालू हो गई। फिर तो जिस चीज़ से डर से आप ज़्यादातर बच्चों को बोलने से डर लगता है, माइक पे बोलने से डर लगता है, तो इस डर को कैसे खत्म करें? बोल करके। इसीलिए हम जानबूझ के दे रहे हैं, गलत करिए लेकिन करिए करते करते, ठीक है। अब जो है 1 2 3 मेटल को हमने कैसे डिफाइन किया? दोज एलिमेंट्स इन विच 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, इनको मेटल कहते हैं, और 5 6 7 को नॉन मेटल कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ना? डी ब्लॉक का जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 है। बहुत अच्छा, ये है NS1 और NS2। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अरे यहां और लगा है यार। हाँ, फिर से सुनिए, मैंने पूछा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं पूछ रहा हाँ, या तो क्या होता है मैक्सिमम में, या तो लगाया जाता है, मैक्सिमम को एक नंबर होता है ना। हम पूछे कि जैसे कि 2 बच्चों के नंबर आए, एक का 61 आया, एक का 62 आया, तो हम पूछे मैक्सिमम कितना नंबर आया, तो आप बोलेंगे या तो 61 है या 62 है, ऐसे बोलेंगे। पॉइंट समझ आया? एक नंबर हाईएस्ट होगा ना, तो उसी तरह से आप बोलिए NS2 इज द आंसर। तो अब ये सेंटेंस ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये एलिमेंट क्या होगा? मेटल होगा, मेटल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो ये नॉन मेटल हो जाता।
तो अब ये सेंटेंस आपको जस्टिफाइड लगेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। वाई? मैक्सिमम देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब 1 2 3 होता तो मेटल हो जाता है, ठीक है। तो ये बता दिए डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल क्यों है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए ऑल डी ब्लॉक, हाँ, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट मेटल्स, आर ऑलमोस्ट मेटल्स। अब देखिए जरा, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ये क्या होता है, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, ऑलमोस्ट का, ये हाँ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हो गई है। अगर इस वर्ड को हटा दें तो सारे एलिमेंट हो गए। इसका मतलब कि कुछ घपला है बीच में, इसीलिए ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं कि कोई एलिमेंट ऐसा भी होगा नाम मेटल का होगा लेकिन काम मेटल का नहीं होगा, काम नॉन मेटल का भी आ रहा है, दोनों का आ रहा है। तो अभी हमको जैसे जिंक मिलेगा, देखिए मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है नेचर। लेकिन जो जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, कहां पे प्रेजेंट है जिंक, डी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत अच्छा, हाँ देख लीजिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, देखते देखते याद हो जाएगा। लोकेशन बताइए देख करके। हाँ ग्रुप 12 में, पीरियड बताइए, 4th पीरियड, 4th पीरियड और 12 ग्रुप में है, तो इससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई, ठीक है। अब ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, मेटल है कि नॉन मेटल, मेटल है, वेल नोन मेटल है, सबको पता मेटल होता है। तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, लेकिन ये धोखा दे गया, ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक किसको कहते हैं, दोनों होता है, एसिडिक बेसिक दोनों होता है। तो इसलिए हमने ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया। तो कहने के लिए तो मेटल है लेकिन धोखा दे गया, और नाम भी उसका मेटल है, सब लोग जानते, मेटल के नाम से जानते भी हैं, लेकिन काम इसने गड़बड़ कर दिया है ना, बीच में जाकर के ऑक्साइड जो बनाया, कैसे बनाया, एम्फोटेरिक बना दिया, जो एसिडिक बेसिक दोनों होता है। इसलिए हमने ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया। चलिए कंप्लीट करिए। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट मेटल्स because there are maximum only 2 electrons, maximum only 2 electrons in their outermost orbit, in their outermost orbit। फिर अगली प्रॉपर्टी करी कलर, नंबर 4 कलर, नंबर 4 कलर। नाउ स्टॉप राइटिंग। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने कॉपर सल्फेट देखा क्या, कॉपर सल्फेट कहीं देखा आपने, कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है, ये क्या कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा हमें, कॉपर सल्फेट कोई ब्लू कलर, ये कलर, ये जो इसका कैप है, ये कलर, ठीक है, ब्लू कलर का, ऐसा कॉपर सल्फेट होता है इस कलर का। लेकिन कॉपर सल्फेट, अच्छा फिर कॉपर किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक मेटल्स यूजुअली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है, कलर कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कौन से बनाते हैं, जिनके पास n-1 डी इनकम्प्लीट होता है, n-1 डी इनकम्प्लीट होता है। तो देखिएगा जरा, अगर हमने 3D10 कर दिया तो ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट, D10, ये तो कंप्लीट हो गया, ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा।
क्यूप्रस का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। क्यूप्रस कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। बहुत अच्छा, 3d10, क्योंकि कॉपर था 4s2, आगे बोलिए, नहीं 4s1 था, 4s1 था, ये था 4s1 और 3d10 था। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले 4s से निकालेंगे, तो d बचेगा, d10 बचेगा। क्यूप्रस कंपाउंड 3d10 हो गया, तो 3d10 कलर्ड होगा कि नॉन कलर्ड होगा? नॉन कलर्ड होगा, कलरलेस। और इसीलिए देखे 3d9, अब ये कलर्ड हो गया, यही क्यूप्रिक है, तभी ये कलर आ रहा है, तभी कलर आ रहा है। तो कलर कंपाउंड, कॉपर के कंपाउंड जब क्यूप्रिक होते हैं तब कलर शो करते हैं। या सारे डी ब्लॉक को बोलेंगे कब शो करते हैं? जब उनका n-1 d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है। मतलब जैसे इसको छोड़ के और कोई बताइए जो कलर हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन बताइए। d10 पे क्या था? नहीं, कलर बताना है यार। 3d10 पे ब्लू था, ये कलरलेस था, यही तो सुनना चाह रहे हैं कि जब कंप्लीट होगा तो कलरलेस है, फिर 3d9 पे कलर आया। तो उसी तरह से पूछ रहे कि और कोई कॉन्फ़िगरेशन में जहां पे कलर मिले। कॉपर में ही पूछ रहे हैं, आगे मत जाइए अभी। हाँ, इसी में जैसे आपने कहा 3d9 पे कलर है, और किस पे कलर शो करेगा? 3d7 करेगा, 3d8 करेगा, क्योंकि जहां पे कंप्लीट ना हो बस 3d10 को छोड़ करके सब पे करेगा। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट करिए, लिखिए मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक मेटल्स, most of the d block metals usually form colored compounds, due to their incomplete n-1 d orbital, n-1 d orbital, n-1 d orbital। फिर नीचे लिखे नोट पे लिखे क्यूप्रिक कंपाउंड्स ब्रैकेट में 3d9, क्यूप्रिक कंपाउंड्स ब्रैकेट में 3d9 आर कलर्ड, क्यूप्रिक कंपाउंड्स आर कलर्ड while cuprous compounds are colorless, except cuprous oxide, ब्रैकेट में फॉर्मूला और कॉमा रेड, ये रेड कलर का होता है, Cu2O फिर कॉमा रेड, फिर ब्रैकेट क्लोज। क्यूप्रस ऑक्साइड रेड होता है एंड क्यूप्रस सल्फाइड, ब्रैकेट में Cu2S कॉमा ब्लैक, Cu2S कॉमा ब्लैक। मतलब सेंटेंस का क्या हो गया? कॉपर की दो वैलेंसी होती, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। कौन सा कलर शो करता है? क्यूप्रिक करता है, और क्यूप्रस कलरलेस होता है एक्सेप्ट क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का कलर क्या है? रेड कलर का, क्यूप्रस सल्फाइड इज ब्लैक कलर। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 5 करिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टी।
बस 2 है, कंप्लीट करिए, ब्लॉक कंप्लीट हो जाए। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट किसको कहते हैं? फास्ट कर देते हैं, हाँ, पार्ट नहीं करते। कैटलिस्ट दे विल ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल्टर मतलब क्या होता है? बढ़ाना घटाना दोनों होता है, कैटलिस्ट का दोनों काम होता है। अगर बढ़ाता है तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, घटाता है तो नेगेटिव कैटलिस्ट। तो लेकिन जिसको हम लोग कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं वो पॉजिटिव ही होता है। कहते हैं कि जैसे लड़ाई हो रही थी, वो आगे कैटलिस्ट का काम कर लिए। क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब आग जल रही थी, उसमें क्या डाल दिया? घी डाल दिया, ये कैटलिस्ट हो गया, आग और लग गई। तो ये कहते हैं लड़ाई हो रही थी, आगे कैटलिस्ट का काम कर गई ये, मतलब और उसमें लकड़ी लगा दिया कि नहीं मेरे साथ भी ऐसे ही किया था, आप पतल मारो इसको है ना। तो कैटलिस्ट का काम क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन को देखिए। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का वर्क क्या है बॉडी में? एंजाइम्स, बायो का क्वेश्चन, क्या काम है एंजाइम्स का बॉडी में? दे आर बायो कैटलिस्ट, इसको रट लीजिए। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, लिखिए कहीं पर, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। भाई आप लोग तो बायो वाले हैं, तो बायो के लिए ज़्यादा जरूरी है ये। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। कभी तो था ना कि अगर बॉडी से एंजाइम खत्म हो जाए तो क्या होगा? खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम खाने को तोड़ता है। भाई जैसे जब 9th में आपने पढ़ा होगा, अभी डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, 11th में आएगा, अभी 11th में है डाइजेशन। तो जब डाइजेशन पे आएगा तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली व्हेन कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड, इट इज कॉल्ड डाइजेशन। बस सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स को जब सिंपल में कन्वर्ट, इसी को डाइजेशन कहते हैं। फिर जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट थोड़े डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ये सिंपल हो गया। प्रोटीन हमने खाया, तो प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट होता बॉडी में, यस। एमिनो एसिड, बहुत अच्छा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा कौन? एंजाइम तोड़ेगा, बहुत अच्छा। तो बिना एंजाइम के कुछ नहीं हो सकता। रेनिन का नाम सुना? रेनिन, RENNIN, रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है, ठीक है। कैसीन का नाम सुना? कैसीन, कैसीन, कैसीन मिल्क प्रोटीन में होता है। कैसीन मिल्क प्रोटीन में होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कैसीन को तोड़ने के लिए रेनिन चाहिए, जो एडल्ट्स की बॉडी में नहीं होता, केवल बच्चों के, इन्फेंट्स की बॉडी में होता है। इसलिए बच्चे दूध डाइजेस्ट कर लेते हैं, बड़े नहीं कर पाते, इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए। हाँ इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए बड़े लोगों को। ये साइंस है, लेटेस्ट साइंस है ये। और इसीलिए इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड टुडे, यस। नहीं, मिल्क इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि शायद कोई ऐसा इंसान हो जो दूध ना पीता हो, बहुत कम परसेंटेज होगा, क्योंकि सबको पता है दूध पीने से ताकत आती है, कैल्शियम मिल जाता है, भले डायबिटीज हो जाए लेकिन ताकत चाहिए अब दिक्कत कहाँ पे है? दूध जो हम पी रहे हैं वो दूध है ही नहीं, वो सिंथेटिक मिल्क है, केमिकल्स पी रहे हैं। पहली बात, उसमें केमिकल मिला रहे हैं, तो केमिकल डाइजेस्ट थोड़ी ना होता है सबसे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? कैसीन और इंसुलिन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। कैसीन और इंसुलिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो प्रॉब्लम क्या हुई? हमने दूध पिया, कैसीन था, और बॉडी क्या करती है, जैसे उसको ये लगा कि ये तो
अभी हमने क्या बताया, कैसीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि रेनिन नहीं होता। तो जो चीज बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रही, बॉडी क्या करेगी, उसको निकाल के बाहर करती है। कैसे करेगी, वॉमिटिंग करेगी, लूज मोशन करेगी, या फोड़ा निकलेगा, कुछ भी करेगी, उसको निकालेगी, टॉक्सिन निकालेगी। बॉडी में कुछ डिपॉजिट थोड़ी ना होता है। जो चीज माउथ से गया वो या तो डाइजेस्ट होगा या एक्सक्रीट होगा, याद रखिए। और अगर बॉडी में डिपॉजिटेड है तो ये क्या है, ये पॉइजन है। ये बॉडी ये होने नहीं देती, क्योंकि जानती मर जाओगे। कोई चीज अनडाइजेस्टेड बॉडी में पड़ी है, बॉडी इसको नहीं रखेगी, या तो डाइजेस्ट करो या एक्सक्रीट करो। हाँ, जो वो नहीं, दिक्कत कहाँ पे हो रही है, जो आपके घर में सपोजिंग आपकी भैंस है या आपकी गाय है, गाय का जो बच्चा है उसको 2 साल में 2000 पाउंड का बनना था, और हमको 20 साल में 200 पाउंड का बनना था। दोनों के प्रोटीन में डिफरेंस होगा कि नहीं भाई? उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होनी थी, तब वो 2 साल में ग्रोनअप हो जाता है, वो पूरा 2 साल में पूरा ग्रोनअप हो जाता है। अगर वो ऐसे सींग से कर दे तो हम लोग नीचे पड़ जाएंगे उसके बाद, फिर 2 साल में, है ना। और हम लोग 20 साल में भी छोटे रहते हैं, 20 साल में भी हम लोग छोटे ही रहते हैं, अभी पापा वापा करते रहते हैं 20 साल में, और वो 20 साल में राजा हो जाता है, पूरे अपनी कॉलोनी का राजा हो जाता है। एनिमल, कुत्तों को देखिए 20 साल में, और एक तो इतने बच्चे पैदा कर देगा वो, है ना, है किसकी? हाँ, डॉग की लाइफ कम क्यों होती है? क्योंकि ब्रीदिंग बहुत फास्ट करते हैं वो, तो उनसे उनका कैटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि सांस धीरे धीरे लेनी चाहिए, इसलिए कहते हैं गुस्सा कम करना चाहिए। गुस्सा करने से सांस तेज हो जाती है, तो अपने हाथ से उम्र घटा रहे हैं आप गुस्सा करके, और गुस्सा जिसके ऊपर कर रहे हैं उसकी उम्र पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी उम्र पे तब फर्क पड़ेगा जब वो बदले में गुस्सा करेगा, जब वो बदले में गुस्सा करेगा। अब वो स्माइल कर रहा है, आपका और तेज कैटाबॉलिक बढ़ रहा है, तो आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। जो आपने क्वेश्चन किया स्नेहा कि अगर अपने घर का तबेला है तो फर्क करेगा कि नहीं, तो मेरा तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे करना है कि दोनों के प्रोटीन में डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस है ना। गॉड ने हर एक क्रिएचर का प्रोटीन अलग अलग बनाया। भाई आप टाइगर का जो बेबी होगा, आप कहिए कि आप टाइगर्स का दूध पीते हैं और ताकत आ जाएगी, भैया उसको आप लेपर्ड का दूध आप पी लीजिए, फिर इसी बहाने आप कहीं बहुत ताकत आएगी। तो लेपर्ड क्या करता है, जब वो ऐसे ऐसे मारता है तो बोलते हैं कि 400 पाउंड का प्रेशर बनता है, ऐसे 400 पाउंड का, मतलब ये पेट फट जाएगा आपका एक बार में। कभी देखिए जब शिकार करता है तो वैसे तो मारता है और पूरा मांस वांस ले करके बाहर। तो अब उस तरह से तो बनना नहीं था आपको इंसान की फॉर्म में, आपको तो ऐसे रहना था। आपको लड़ाई मारपीट करनी नहीं थी, क्योंकि आपको सब्जी खाना था, आपको ये सब नहीं खाना था। तो दोनों के प्रोटीन में डिफरेंस था। इसीलिए देखिए ये कहा जाता है, मतलब थोड़ा सा हम लोग अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करें। अगर हमको, लेकिन एक चीज देखिएगा, कोई भी एनिमल किसी दूसरे माँ का दूध नहीं पीता, नंबर 1। नंबर 2, कोई एनिमल जिंदगी भर दूध नहीं पीता, केवल इंसान को छोड़ के। इंसान ये दोनों काम करता, किसी की माँ का दूध पीने को तैयार है, गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊंट का, सबका पीता है। बकरी का भी पीता है, ऊंट का भी पीता है। मुस्लिम लोग बकरी पालते हैं, उसका दूध पीते हैं मुस्लिम लोग, तो सबका दूध पी रहे हैं। आपको बकरी बनना है क्या? तो काहे बकरी, ऊंट बनना है क्या? उतना हाइट बढ़ानी है आपको, काहे ऊंट का दूध पी रहे हो? भाई वो प्रॉपर्टी तो आएगी आपके अंदर ना, अगर आप उसका दूध पी रहे हैं। उसने, गॉड ने अपने बच्चे के लिए दूध दिया था उसको,
और माँ को दूध तब तक होता है जब तक बच्चे को ज़रूरत होती है। अगर आज हमें दूध की ज़रूरत होती तो हमारे माँ को अभी भी दूध हो रहा होता। कितने दिन तक दूध होता है माँ को? मैक्सिमम 1 ईयर, बस मैक्सिमम 1 ईयर, क्योंकि उसके बाद बच्चा फूड पे आ जाता है, ग्रेन्स खाने लगता है। मैक्सिमम मैंने कहा 6 महीने में। हाँ 3 क्या मंथ्स? नहीं 3 साल बहुत होता है यार, 3 साल तक नहीं। आज ये घर नहीं देखा, नहीं मम्मी जाके पूछेगा आज। 3 साल बहुत होता है यार, 3 साल बहुत होता है। 3 साल का बच्चा कितना शैतानी करता है। पहले होता था ये, पहले 5-5 साल तक बच्चे दूध पीते थे माँ का, 5 साल तक मैंने पिया है। दादी का दूध पिया मैंने। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो आपको दूध नहीं होगा या कम होगा, बहुत अच्छा कम होगा। ठीक है, आपने कभी देखा जैसे जिन गाय भैंस का बच्चा मर जाता है, उसका दूध निकालने के लिए क्या करते हैं? नहीं, क्योंकि उसने तो भाई बिजनेस के लिए गाय भैंस पाली थी। अब दूध नहीं अगर निकालेगा तो उसका नुकसान हो रहा है, चारा अलग से खिला रहा है बेचारा, दूध निकालता है वो कैसे? एक डमी बछड़ा लाता है, डमी मतलब मरा हुआ बच्चा, और उसके अंदर भूसा भर के, भूसा समझते हैं, भर करके और गाय के सामने लाके रख देता है। तो गाय को इतना इंटेलेक्ट नहीं होता है कि मरा है कि जिंदा, वो ऐसे खड़ा रहता है, गाय उसको चाटती रहती है और इधर दूध देना शुरू कर देती है। तो इमोशन से दूध निकलता है गाय का। अगर जब गाय का बछड़ा, पहले आपने देखा दूध कैसे निकालते, पहले बछड़ी को ले जाके पिलाते हैं, तब माँ से दूध निकलना शुरू होता है। आप डायरेक्ट जाके निकालना शुरू करें, नहीं निकलेगा। सेंस होता है बहुत अच्छा, जब इमोशन होता है, जब उसको लगता है मेरा बच्चा दूध पी रहा है, तो वो दूध रिलीज करती है और फिर थोड़ा पीना शुरू करता है, तो आप उसका मुंह हटा करके अपना चालू हो जाते हैं, बाल्टी से निकाल लेते हैं। और जबकि गॉड ने किसके लिए बनाया था? बच्चे के लिए दूध बनाया था, और हम उसको उसका हिस्सा बांट कर रहे हैं। तो कायदे से वो मिल्क हमको नहीं चाहिए। हमको मिल्क कब तक चाहिए? जब तक हमारे माँ को हो रहा था, और वही वाला मिल्क चाहिए, बाहर का मिल्क नहीं चाहिए। अब आप जिस वजह से मिल्क लेना चाहते हैं, किस वजह से? कैल्शियम। सब्जी खाइए ना, घोड़ा तो दूध नहीं पीता। अभी एक लात मारे पता लगी कितना कैल्शियम उसके पास है। घोड़े की लेग कितनी स्ट्रांग होती है। गधा दूध पीता है क्या? गधा अलग से, और दुलत्ती मारता है, बहुत तेज मारता है। हाथी क्या खाता है? दूध पीता है हाथी। वो क्या करता है? पत्ती खाता है, और हेलो करे, देखिए कितना कैल्शियम है। अगर पैर से एक पैर रख दे तो खत्म कहानी। ये इतना मोटा पैर होता है हाथी का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिमाग से मिसकंसेप्शन हटा दीजिए। ठीक है, चलिए बस 2 मिनट में देर हो रही, इसको कंप्लीट कर लिया जाए। कैटलिटिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये किया था। डी ब्लॉक, एक पॉइंट खाली सुन लीजिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट, अभी जो आपने ये कहा था रेचल कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो कैटलिस्ट किस ब्लॉक से लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। कैटलिस्ट आर यूजुअली टेकन फ्रॉम डी ब्लॉक। क्वेश्चन इज व्हाई नॉट एस ब्लॉक, व्हाई नॉट पी ब्लॉक? क्योंकि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं, और कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी उनको हाईली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अभी आपने नहीं कहा था कि कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट से ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपको एस ब्लॉक का एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव है, आप उससे कह दीजिए कि चुपचाप बैठे रहो, ऐसे कैसे होगा? उसका नेचर है रिएक्ट करना। जैसे छोटे बच्चे का सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है? चुपचाप बैठो। इससे बड़ा पनिशमेंट हो ही नहीं सकता छोटे बच्चे के लिए। बच्चा चुप बैठेगा, अरे क्या कह रहे हैं आप, इससे बड़ा पनिशमेंट नहीं हो सकता है, चुपचाप बैठो। तो एस ब्लॉक से कैटलिस्ट ले लिया आपने, और आप कहीं रिएक्शन पार्टिसिपेट मत करिए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दैट्स अ कैटलिस्ट आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट। कंप्लीट कर दीजिए।
लिखिए सम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, सम ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स and their oxides are used as a catalyst, then write example में लिखिए प्लैटिनम Pt, प्लैटिनम, फिर कॉमन निकल Ni एंड V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 एटसेट्रा। फिर एक पॉइंट और करिए तो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। नंबर 6 करिए रिएक्टिविटी, करेक्टरिस्टिक नंबर 6 रिएक्टिविटी, then write a sentence only. Transition elements have lower reactivity, then example में लिखिए particularly copper, silver, gold, Cu, Ag and Au, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको क्वाइनस मेटल्स भी कहते हैं। पहले इनसे क्वाइंस बनाते थे ना, इसलिए इनको ब्रैकेट में क्वाइनस मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को क्वाइनस मेटल भी कहते हैं। क्वाइनस मेटल्स ब्रैकेट क्लोज हैव लोअर रिएक्टिविटी, तो डी ब्लॉक की रिएक्टिविटी कैसी होती है? लो होती है। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आ जाइए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, बस हेडिंग करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।